स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी। भारत मध्य एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। टाटा समूह की हुई एयर इंडिया, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। कहा, एयर इंडिया को विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने को लेकर प्रतिबद्ध समूह। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। पंजाब के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी, 164 करोड़ के पार कोविड टीकाकरण। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम वापस लेने का फैसला। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व मार्च में करेगा ब्याज दरों में बदलाव। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में गिरावट। 581 अंक टूटा सेंसेक्स। निफ्टी 17,150 अंक से आया नीचे। और अब खबरें विस्तार से। भारत और मध्य एशिया देशों के कूटनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की। भारत मध्य एशिया समिट की पहली बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी है। हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान हैं। अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया गया है। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। फ्रांस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच द फ्रेंच प्रेसिडेंसी ईयू इंडिया पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध लगातार परिपक्व हो रहे हैं और अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का एक उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे मुद्दों पर फ्रांस एक लंबे समय से साझीदार है और एक विश्वसनीय भागीदार है। इस मौके पर फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन यूवेस ट्रूडियन ने बताया कि फ्रांस के यूरोपीय संघ की अध्यक्षता में 22 फरवरी को यूरोपीय संघ और इंडो पैसिफिक के बीच संबंधों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। It's grown stronger in multiple ways. I mean, if I were to, because we use the word strategic partnership, there's defense, there is nuclear, there is space. In each of these, France has been a long-standing partner, a good partner, a reliable partner, and one with whom certainly it is the desire of our government to grow the relationship and take it to higher levels. It's not simply in a narrow bilateral area, though obviously the bilateral relationships do matter.
सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। 68 साल बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को सौंपी गई। एयर इंडिया के अधिग्रहण से पहले गैर प्रमुख संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय एयरलाइन और विशेष प्रयोजन इकाई AIAHL के बीच समझौते को अधिसूचित किया गया। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपए में शेयर खरीद समझौता किया था। टाटा समूह 2,700 करोड़ रुपए नकद चुकाएगा और एयरलाइन का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज अपना लेगा। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई AISATS की बिक्री भी शामिल है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया को फिर से पाकर समूह बेहद खुश है। We are totally delighted that this process is complete and very happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to working with everyone to create a world-class airline. इससे पहले टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया एक्सप्रेस का आधिकारिक रूप से अधिग्रहण किए जाने से पहले हुई। बाद में चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के मुख्यालय का दौरा भी किया। सरकार ने संसद के बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 31 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक बुलाई। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने 30 जनवरी को पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई है। कोविड से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पारियों में होगी। संसद में 1 फरवरी को पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने का काम आज से शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर 1 फरवरी तक लॉक इन कर दिया गया है। कोविड महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा के कारण इस बार हलवा सेरेमनी के बजाय मिठाई का वितरण किया गया। केंद्रीय बजट पेपरलेस रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट संसद में पेश होने के बाद मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा। और आइए अब जान लेते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के साथ साथ उम्मीदवार कल से अधिकतम 500 लोगों के साथ खुले स्थानों पर जनसभा कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में 9 जिलों की 16 सुरक्षित सीट सहित कुल 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के चौथे चरण के लिए 3 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे और पर्चों की जांच का काम 4 फरवरी को किया जाएगा। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए आज शाम तक नाम वापसी का काम पूरा हो गया है। जांच के दौरान अब तक कुल 658 नामांकन वैध पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के साथ गोवा और उत्तराखंड के लिए नामांकन का काम कल पूरा हो जाएगा। यहां मतदान 14 फरवरी को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में किसानों, गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया गया। वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद राज्य में अपराध में कमी आई है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है उसका सीधा श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शासनकाल में जातिवाद और परिवारवाद हावी था। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला था। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। हमने
लोगों का जो पैसा था, लोगों का जो अधिकार था, उसको अपने घर में पहुंचाने का काम। जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के उम्मीदवार भी थे। मथुरा के बाद अमित शाह ने गौतम बुद्ध नगर में भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्चुअल रैली में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मत्था टेका। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पंजाब की ये उनकी पहली यात्रा है। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट से शैला रानी, रावत रानीखेत सीट से प्रमोद नैनवाल, लाल कुआं से मोहन सिंह बिष्ट और हल्द्वानी विधानसभा सीट से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को मैदान में उतारा गया है। वहीं गोवा के बिचोलिम विधानसभा सीट से राजेश तुलसीदार पाटनेकर को, सेंट क्रूज सीट से एंटोनियो फर्नांडीज और कंबरजुआ सीट से जनिता पांडुरंग मडकाईकर को उतारा गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। संदीप राणा को सहारनपुर विधानसभा सीट से, अकबरी बेगम को बिजनौर से, सरोज देवी को हाथरस से, संदीप तिवारी को फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इनमें कुछ सीटों में बदलाव हुआ है। लाल कुआं विधानसभा सीट से हरीश रावत, रामनगर सीट से महेंद्र पाल सिंह, रुड़की सीट से यशपाल राणा और हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। और तो ये थी चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, और इसके बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। उन्होंने बाद में घर घर चुनाव प्रचार अभियान में जनसंपर्क भी किया। समाजवादी पार्टी के विधायक शरदवीर सिंह, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राकेश सचान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। कुछ ही समय पहले कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा सीट से नामांकन दायर किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताया और एक बार फिर से लोगों का समर्थन हासिल करने की बात कही। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकिलिम विधानसभा से नामांकन दायर कर दिया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि गोवा में एक बार फिर बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ रही है। गोवा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। उन्होंने 22 जनवरी को आयोग के उड़न दस्ते की ओर से पणजी में पार्टी कार्यालय पर छापेमारी को लेकर शिकायत की। गोवा के पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया है। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पणजी की जनता यहां के भविष्य के लिए वोट करेगी।
आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को फगवाड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कदम नहीं उठाने को कहा है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 56 और उम्मीदवारों के नाम की तीसरी सूची जारी कर दी। बीएसपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता राम अचल राजभर को अकबरपुर और लालजी वर्मा को कटेहरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। भगवान महावीर ने जैन धर्म को और आत्मा के स्वभाव को अहिंसा माना है। मनुष्य का स्वभाव अहिंसा है और हिंसा उसके स्वभाव में आई हुई विकृति, बीमारी है। जैन धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानने के लिए देखें हमारा प्रोग्राम संसद टीवी पर एकम सत्य। डेबेस्ट ड्रोन्स एंड रोबोट बनाती है एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए और डिफेंस के लिए। रिसेंटली हमने मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीन डिलीवरी की है, जिसकी सराहना पूरे देश के लोगों ने की है। लद्दाख की जंस्कार घाटी के स्तोंगदे गांव के 70 वर्षीय लामा सुलटेम झोजोर 38 किलोमीटर लंबी सड़क लामा की जल अचल संपत्ति से भी बना है। एस मुरुगन ये वो शख्स है जो बिना किसी लाभ के अपना पूरा जीवन बेसहारा, यतीम, बुजुर्ग और दिव्यांगों को समर्पित कर चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। इस अनूठे कार्यक्रम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह के तहत दिल्ली में इतने ऊंचे ध्वज स्तंभों पर 75 तिरंगे लगाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में 115 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। असम कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का फैसला लिया गया। वहीं सीएम के काफिले के गुजरने के दौरान एम्बुलेंस का परिचालन भी बाधित नहीं होगा। केरल में विपक्षी गठबंधन यूडीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने राज्य लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन संबंधी एलडीएफ सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में निधन हो गया।
90 साल की चरणजीत सिंह लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने चरणजीत सिंह के निधन पर शोक जताया है। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई की एक अदालत ने आरोपी नीरज बिश्नोई को 31 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपी नीरज सिंह और ओंकारेश्वर ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये थी राज्यों की अहम खबरें और अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की स्थिति पर। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,86,000 नए मामले सामने आने के बाद से संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या घटकर 22 लाख के करीब रह गई है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 5.46% है। वहीं कोविड-19 से उबरने की राष्ट्रीय दर 93.33% है। कोविड की दैनिक संक्रमण दर 19.59% है। डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो 3 लाख के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी काफी अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री पिछले एक हफ्ते में 17.75% के करीब नोट की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि 3 लाख से कम संख्या में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.86 लाख केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि निःशुल्क टीकाकरण का सरकारी अभियान जारी रहेगा। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक टीकों की 164 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 163.84 करोड़ डोजेस टोटल एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से 88.98 करोड़ डोजेस देते हुए 95% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम देश में कवर कर चुके हैं। इसी तरह से उसमें से जो एलिजिबल लोग हैं उसमें 69.52 करोड़ डोजेस देते हुए 74% ऑफ पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम सेकेंड डोज के द्वारा भी कवर कर चुके हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की स्थिति में सुधार के मद्देनजर राजधानी में गैर जरूरी दुकानों को खोलने की ऑड इवन व्यवस्था, वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के अलावा रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि अगली बैठक होने तक फिलहाल स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले को स्थगित किया गया है। बैठक में खुले क्षेत्रों में अधिकतम 200 मेहमानों और इंडोर स्थानों पर 50% तक की क्षमता के साथ विवाह समारोह की अनुमति देने का फैसला भी लिया गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1,79,00,000 करदाताओं के रिफंड जारी किए हैं। आयकर विभाग ने इस वित्त वर्ष में अब तक 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 27,111.40 करोड़ रुपए के हैं। इधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से मार्च से नीतिगत दरों को सख्त किए जाने के संकेतों के बीच आज दुनिया भर के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच बीएसई सेंसेक्स में आज गिरावट का रुख रहा। बीएसई सेंसेक्स 581.21 अंक यानी कि 1% लुढ़क कर 57,276.94 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 167.80 अंक यानी कि 0.97% की गिरावट के साथ 17,110.15 अंक पर बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी गिरावट का रुख रहा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के किशोर मिराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके बताया कि चिकित्सा जांच समेत तय प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से 19 वर्षीय मिराम तारोन 18 जनवरी को लापता हो गया था। 17 वर्ष के इस किशोर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया था। इसी महीने की 20 तारीख को तेजपुर में
रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। और रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका जो है वो तेज हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो से अलग रहने की रूस की मांग को खारिज कर दिया है। इससे पहले रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करने की चेतावनी दी थी। यूक्रेन संकट को हल करने की रूस की मांग पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान को हल करने के लिए रूस के सामने कूटनीति का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया था, जिसे रूस को स्वीकार कर लेना चाहिए था। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के जवाब में रूस के मंत्री ने कहा कि उनका देश ब्लिंकन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेगा। और अब बात मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ राज्यों में 24 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस है। वहीं जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। और अब खेल की खबर। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के साथ घरेलू 1 दिवसीय और T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 6 फरवरी से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वहीं 3 मैचों की 2020 सीरीज 16 फरवरी से कोलकाता में खेली जाएगी। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी लोकेश राहुल के कंधों पर होगी। पूर्व कप्तान विराट कोहली को दोनों टीम में शामिल किया गया है। तो ये थी तमाम खबरें। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में शुमार फ्रेंच पोलिनेशिया के प्रसिद्ध ताहिती द्वीप की तस्वीरों के साथ। सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य, पर्यावरण और समुद्री जीवन की ये खूबसूरत तस्वीरें आपको आकर्षित करेंगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।